गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा फिर से आपके सामने एक बार स्वागत हूँ। लेकिन आज हम लोग लेके आ रहे हैं अपना नया चैप्टर यानी कि नया अध्याय लेके आ रहे हैं। और इस अध्याय के लिए इस अध्याय में हम लोग कुछ पढ़ेंगे किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, आनुवंशिकी है क्या? वर्ड से पता चलता है आनुवंशिक, वंश के अनुसार, यानी कि आपके वंश के आगे की जो पीढ़ी होगी, आपके वंश के आगे की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में आपके गुण, यानी कि आपकी थर्ड जनरेशन की बात करो, आप हो गए, आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, आपके बच्चे, फिर आपके अगले बच्चे यानी बच्चों के बच्चे यानी आपके पोते पोती, और उसके बाद में अगले बच्चों की हम बात करें यानी कि आपके कौन से पड़पोते की अगर हम बात करें तो उनकी बात तक हम जाएं तो वो सारा क्या है, आपके गुण कई बार उनमें देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि बेटा तू तेरी बुआ की तरह दिखता है, तेरे दादा की ये क्वालिटी तेरे में, तेरे नाना की ये क्वालिटी तेरे में, तेरे दादा की आंखें तेरी तरह दिखाई देती है, या तेरे बाल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे बालों की जो डिज़ाइन है वो तेरे चाचा ताऊ की तरह होगी या मम्मी की तरह होगी, या नाक जो है वो उसकी तरह दिखाई दे रही होगी, XYZ जो भी है। तो ये सब क्या है, ये सारा जो कुछ है हम पढ़ेंगे किस में, आनुवंशिकी में। किस में पढ़ेंगे? आनुवंशिकी के अध्याय में पढ़ेंगे। अब ये जो आनुवंशिकता है, ये आनुवंशिकता है क्या, किसने दी, क्यों दी, कब उसने क्या प्रयोग किया, क्योंकि विज्ञान है, ऑब्वियस सी बात है विज्ञान है, तो विज्ञान के अंदर बिना प्रयोग के तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो निष्कर्ष निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले प्रयोग चाहिए। अब व्यक्ति अगर प्रयोग कर रहा है तो किसी न किसी चीज़ पर प्रयोग करेगा, चाहे चूहे पे करे, चाहे हाथी पे करे, चाहे घोड़े पे करे, चाहे इंसान पे करे, चाहे किसी पौधे पर करे, ठीक है। तो अब वो प्रयोग करेगा, तो प्रयोग करेगा तो उस प्रयोग के लिए उसकी चयन करने का कारण, उसको सफल बनने का लिए क्या उसने कैसे प्रयोग किया है कि वो सफल बना। अब जैसे हमने एक बात की थी, अगर आप लोगों ने नाम सुना है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, वो ये इस व्यक्ति ने बल्ब बनाया था। क्या बनाया था? बल्ब। लेकिन बल्ब बनाने से पहले उसने 100 बल्ब फ्यूज़ भी किए थे ना, ये चीज़ सुनी होगी आप लोगों ने। तो वही चीज़ आज हम भी बात करेंगे, हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, आनुवंशिकी है क्या? सबसे पहली बात है कि हमारे पास में आनुवंशिकी है क्या। लेकिन आनुवंशिकी की परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आनुवंशिकी के जो जनक है, यानी कि जिन्होंने इस टर्म को, यानी कि विज्ञान की भाषा में कहे तो जिन्होंने इसको आगे लाने का पूरा प्रयास किया था, वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत 9th में भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, और हमने अभी भी बात कर ली है। आगे बात समझ में? तो इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा गया, या आनुवंशिकी का जनक किसे कहा गया है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तो अगर इंग्लिश मीडियम में अगर कोई सेक्शन देख रहा हो तो, लेकिन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति कौन सा है? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन 10th के एग्जाम में भी आता है, और यही क्वेश्चन वापस से कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, जो शायद तक इस बार के जो पटवारी होंगे, जो पटवारी के एग्ज़ाम है, या आपके SSC के होंगे, रेलवे के होंगे, और जो भी कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम्स है जिनमें जनरल साइंस का पैटर्न है, उन सब में ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखें। दूसरी बात, ग्रेगर आनुवंशिकी का जो शब्द है, ये जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है बेटा, वो जीन शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? जीन से। अब जीन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। जीन शब्द है वो ग्रीक भाषा से है। कहाँ से? ग्रीक भाषा से जुड़ा हुआ है। देखिए, विज्ञान की शाखा के अंदर हमने जितने भी शब्द पढ़े हैं वो ज़्यादातर लैटिन से या ग्रीक भाषा से जुड़े हुए शब्द हैं, ठीक है। अब इस शब्द का प्रयोग किसका? आनुवंशिकी की जो शब्द है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? बैटसन। किसने किया था? बैटसन ने। तब तक मेंडल ने कोई तरह का नाम नहीं दिया था। मेंडल ने ये कहा था ये टर्म होती है, इसने किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया था। याद रख लेना मेरी बात, इसने किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया था। आगे बात समझ में? तो 3 क्वेश्चन है।
पहला आनुवंशिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो बैटसन ने किया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जीन मूल शब्द से हुई है, जो कि ग्रीक भाषा से जुड़ा हुआ है। जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब बात करते हैं हम आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी की अब ये होती क्या है? ये होती क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आनुवंशिकी का जो शब्द है इसका मतलब क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण एवं उनके मध्य या उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। कैसे है ये चीज़ समझिए। बात मैं कर रहा हूँ जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण एवं उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। कैसे है? एक सीधा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक लड़का है राम। कौन है? राम। हम राम की बात करें, ठीक है। अब राम का जो शरीर है वो क्या है? सामान्य कदकाठी का। क्या है? सामान्य सा है, बिल्कुल ना ज़्यादा मोटा है ज़्यादा पतला है, ठीक है। अब इसका रंग वो सांवला है। क्या है? रंग सांवला है। आंखें काली है। क्या है? काली है, ठीक है। या काली नहीं लेते अपन, थोड़ा सा इसको वेरिएशन दे देते हैं, नीली मान लीजिए। बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है आजकल, है ना। इसी तरह से एक लड़की ले रहे हैं हम लोग, राधा। कौन है? राधा। ये भी शारीरिक रूप से सामान्य है, या इसको चलो हम थोड़ा सा मान लेते हैं लंबी है, जो कि राम से लंबी। राम से क्या है? लंबी है बेटा। ये रंग में श्वेत है, यानी इसका रंग गोरा चिट्टा है। क्लियर? एकदम साफ रंग की। अब इसकी आंखें भूरी है। कौन सा कलर है? ब्राउन कलर है, यानी कि भूरी है। अब इन दोनों में संबंध क्या है? दोनों क्या है? भाई बहन है। अब दोनों भाई बहन है बेटा। अब देखो, एक ही माता पिता से दोनों की उत्पत्ति हुई है। माता पिता दोनों के एक ही है ना। लेकिन राम का शारीरिक स्ट्रक्चर सामान्य है, जबकि ये लंबी है। ये सांवले रंग का है, ये श्वेत रंग की है। इसकी आंखें नीली है और इसकी आंखें भूरी है। अब दोनों के अंतर्गत जो चेंज आया है वो कहाँ से आया? वो किन लक्षणों से? हो सकता है कि इनके मम्मी पापा की आंखों का कलर चेंज हो, शायद नीली हो या भूरी हो। अब बेटा अगर मान लीजिए ये दोनों ही कंडीशन फेल हो, सामान्य सी बात करें कि अगर इन दोनों के जो माता पिता है इनकी आंखों का कलर क्या है? काला रंग है। क्या है? आंखों का कलर काला है। तो बेटा यहाँ पर ये नीली आंखें कहाँ से आ गई और ये भूरी आंखें कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं से तो आई है। तो ये जो इनमें विभिन्नताएं आ रही है, ये उत्पन्न विभिन्नताएं, हो सकता है ये नीली आंखें इनके दादा नाना की हो, किसी के लक्षण रहे हो, या इनकी पीढ़ी में किसी और पीढ़ी के
जो इनकी पूर्वज पीढ़ी थी उसके रक्षण रहे हो सकता है। तो इन लक्षणों के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो ये जो शाखा है, ये विज्ञान की वह शाखा है जो हमें इन लक्षणों के बारे में क्या करवाती है, ज्ञान करवाती है कि भैया आपको अगर इनके बारे में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले इस शाखा के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी कि आनुवंशिकी के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं वंशानुगति लक्षण या वंशगति की बात करें। सबसे पहले हम वंशगति की बात करते हैं। वंशगति का मतलब क्या है? वंश से गति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। इस शब्द का उपयोग, हेरिडिटी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? स्पेंसर नामक व्यक्ति ने किया था। आगे बेटा बात समझ में, किसने किया था? स्पेंसर ने। क्वेश्चन आ गया वापस एक, हेरिडिटी शब्द का उपयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में? क्या हो गया? स्पेंसर। क्लियर। अब बात करते हैं वंश गति की। देखो नाम से पता चलता है वंश गति, यानी कि वह चीज़ें जो आपके वंश को आपके द्वारा मिली है। हमारे लिए पूर्वज हमारे लिए कुछ तो कुछ छोड़ते जाते हैं, है ना। शायद आपके पिताजी ने आपको मकान बना के दिया हो, दादाजी ने उनको दिया हो, उनके पिताजी ने उनको दिया हो, रहने के लिए कुछ दिया हो, या कुछ और चीज़ें होगी, लेकिन वो चीज़ें मिले न मिले, ये तो सारा भौतिक सुख है बेटा। ये तो मिले न मिले, ये तो सब भौतिक सुख है। बट हमें हमारे पूर्वजों द्वारा जो लक्षण मिल रहे हैं, जो हमारे अंदर है, कहते हैं ना कि इस बच्चे के लक्षण बिल्कुल उसके पिता की तरह है। ये लड़की अपने माँ पे गई है, ये लड़की अपने बाप की तरह दिखाई देती है, अपने पिता की तरह दिखाई देती है। वो लड़के में अपनी माता के गुण है। ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, लेकिन इनके लक्षण इनके बुआ से मिलते हैं। अब बुआ के लक्षण जो है या चाचा के जो लक्षण है, वो लक्षण हमें कहाँ से मिले? वो लक्षण तब मिल रहे हैं कि वो लक्षण हमारे पिता में क्या रह गए? छुपे हुए रह गए थे, जो कि हम में उजागर हुए, हम में उजागर हुए। लेकिन वो लक्षण आए कहाँ से? हमारी दादा दादी से, है ना। तो यही चीज़ें सामने होती है। इन चीज़ों के बारे में हम जब इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, इनमें होने का जो तरीका है वो किसने दिया था, क्यों दिया था, किस आधार पर दिया था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें 3 नियम होंगे मेंडल के। अभी हम बात करते हैं पहले हेरिडिटी की। तो वंशगति समझ में आ गई, यानी कि वंशानुगत जो लक्षण है, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण वंशगति कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वंशगति कहलाता है। और इन लक्षणों को क्या कहते हैं? तथा यह लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इन लक्षणों को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। क्लियर है बेटा? आगे बात समझ में। देखो 2 भाषाएं याद रखिएगा। पहले तो ये जो छोटे क्वेश्चंस है, जैसे स्पेंसर ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? हेरिडिटी का किया। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जीन शब्द से हुई है। फिर इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो बैटसन ने किया था। क्लियर? वंशानुगति लक्षण, वंशगति क्या है और आनुवंशिक लक्षण क्या है,
देखिए आनुवंशिक लक्षण की बात हुई, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? ऐसे लक्षण, जैसे मैंने अपना उदाहरण ले रहा हूँ, मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा जो आँखों का रंग है वो मेरे माता पिता से मिला हो सकता है कि उनमें ये रंग छुपा हुआ हो और मुझे नाना नानी या दादा दादी से मिला हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो हमारे लक्षण हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। और पूर्वजों से मिले हुए लक्षण का अध्ययन किस शाखा में होता है? आनुवंशिकी के शाखा में होता है। लेकिन एक चीज़ और है, ये सारे लक्षण हमें पूर्वजों से मिले ऐसा ज़रूरी भी नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कुछ आदतें या कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, यानी हमारे पर्यावरण से लेते हैं, हमारी एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो वो लक्षण भी क्या होते हैं? कई बार हमारे वंश के अनुरूप चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है ए, एक लड़का हमने मान लिया ए नाम का है। कौन से नाम का है? ए नाम का एक लड़का है। अब ये लड़का अपने पिता के साथ बैठता है जिसका है बी। क्या है? बी कौन है? यह है पुत्र और यह है पिता। अब ये मान लीजिए कि ये पुत्र तो जब 2-3 साल का था, अब 2-3 साल का बच्चा ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं समझता है, वैसे समझता कम ही है, लेकिन आज की जनरेशन बहुत फास्ट है। ओके, तो अगर ये पुत्र 2 साल का या 3 साल का है, अब पिता में बेटा चाहे गुटखा खाने की लत हो, चाहे शराब पीने की लत हो, चाहे जुआ खेलने की लत हो, यहाँ तक कि अपने ही घर में गंदे शब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, अपनी पत्नी को मारना, अपने परिवारजनों के साथ में दुर्व्यवहार करना, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कहाँ से आए? ये बच्चा जो है ना, ये इसको देख कर सीखेगा, ये इसको देख कर सीखेगा, क्योंकि ये इसकी संगति में है। हम कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, या एक जो सेब है गंदा वो पूरे सेबों की टोकरी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। अगर घर में ये एक व्यक्ति गंदा बोल रहा है, ये गंदा व्यवहार कर रहा है, किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उससे अगर छोटे बच्चे वहाँ पर घर में हैं तो बेटा वो लक्षण क्या होंगे? वो लोग भी सीखेंगे। अब यहाँ पर ये वंशानुगति नहीं है, ये उसको उसकी विरासत में नहीं मिला, ये एनवायरनमेंट में मिला। हो सकता है इसके पिता बिल्कुल शालीन स्वभावी हो, बिल्कुल शालीन स्वभावी हो, कभी इन्होंने गाली गलौज का भी प्रयोग नहीं किया अपने घर में, हमेशा शांत स्वभावी रहना। लेकिन ये बच्चा जब विद्यालय जाता है, जब स्कूल में जाता है, तब क्या होता है? अपने दोस्तों की संगत का भी असर पड़ता है बेटा, उस पर क्या होता है? दोस्तों की संगत का भी असर पड़ता है। यदि वो बच्चा अच्छे बच्चों के साथ में रहे, अच्छा व्यवहार सीखेगा। लेकिन वही बच्चा यदि दूसरे गंदे बच्चों के साथ में रहा तो क्या व्यवहार सीखेगा? गंदा ही व्यवहार सीखेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आती है, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमारे पर्यावरण से मिलने वाले लक्षण। फिर भी इन लक्षणों का अध्ययन होता है। क्यों? क्योंकि इन लक्षणों की वजह से हमारे शरीर में कई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, कई सारी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और उन विभिन्नताओं का उत्पन्न होने की जो शाखा है वो भी कौन सी होगी? उसका अध्ययन भी हम आनुवंशिकी में ही करेंगे। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक अभी जो इतना हुआ है, ये सारा सिर्फ आनुवंशिकी की वंशगति और इसके आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। तो पहले एक बार नोट कर ले आप लोग जल्दी से। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं मेंडल के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा सा मेंडल के परिचय को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने कुछ दिया है, जिन्होंने हमें कुछ दिया है, तो बेटा थोड़ी बहुत बात तो उनके बारे में भी करनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए? उनके बारे में भी करनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, कहाँ से थे, क्यों थे, है क्या नहीं, कब जन्मे थे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, वो सब। तो हम बात करें तो यदि अगर हम मेंडल के परिचय की बात करें
मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताता हूँ क्योंकि परिचय से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान होता है कि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। एग्ज़ाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या जनक कौन थे। ये नहीं पूछते कि आप मेंडल का पूरा का पूरा क्या दे, विवरण दे। वो हमारे लिए नहीं है ज़रूरी, सिर्फ जानना ज़रूरी है कि हाँ ये व्यक्ति है। तो अगर हम मेंडल की बात करें तो इनका जो जन्म है वो सन 1804 में हुआ था। नहीं, हाँ 1804 में हुआ था। फिर इनकी जो डिग्री है यानी कि इनकी जो ग्रेजुएशन क्या है, इनकी जो डिग्री है वो बेटा दर्शनार्थ शास्त्र में है। दर्शन शास्त्र जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। आगे अब इनका काम क्या था, ये ऑस्ट्रिया में जन्मे हुए हैं। कहाँ जन्मे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, दोनों ही अलग अलग है, बिल्कुल ही दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रिया अलग है एंड ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। चलें फिर आगे अगर हम बात करें तो यहीं पर इसी ऑस्ट्रिया के अंदर इन्होंने पादरी का कार्य किया, पादरी के रूप में चर्च में कार्य किया, चर्च में कार्यरत थे, ठीक है। इन्होंने चर्च में क्या किया, कार्य किया। फिर अगर हम बात करें अब इन्होंने एक प्रयोग किया, किसको लेकर, उद्यान मटर को लेकर, उद्यान मटर के पौधे को लेकर इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। अब उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या समझाया, आनुवंशिकता को समझाया। उसी के आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता को समझाने का प्रयास किया और आनुवंशिकी नियम दिए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इन्होंने अपने जो नियम है, इन्होंने जो नियम दिए थे, इनके नियम मेंडलवाद कहलाए या मेंडल के आनुवंशिक नियम कहलाए, ठीक है। या तो मेंडलवाद कहलाओ, आपके पास में क्वेश्चन आता है मेंडलवाद से क्या तात्पर्य है, तो मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के लिए जो नियम दिए गए वो क्या कहलाए, मेंडलवाद कहलाए गए थे। अब देखो मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, वो तीनों नियम कौन कौन से है पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। तो मेंडल ने जो पहला नियम दिया था बेटा वो था प्रभावितता का। कौन सा था, प्रभावितता का नियम। दूसरा इसने जो नियम दिया था वो दिया था बेटा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा इन्होंने जो नियम दिया था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब इन्होंने ये 3 नियम दिए, तीनों नियमों के अंदर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है मटर के पौधे पर और उनकी संततियों पर, यानी उनके जो जनक थे, यानी पहली पीढ़ी का मटर का पौधा, दूसरी पीढ़ी का मटर का पौधा, तीसरी पीढ़ी का मटर का पौधा, चौथी पीढ़ी का मटर का पौधा, इन सब पौधों के अंदर जो इन्होंने बदलाव देखे, जो इन्होंने बदलाव देखे, संकरण करवाया। संकरण का यहाँ मतलब होता है उनके बीच में क्या करना, एक संबंध स्थापित करना और उससे नए बीज को उगाना, वो क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम क्या है, संकरण में ही जन्मे हैं, माता पिता के द्वारा क्या हुआ है, उनमें जब संकरण हुआ है तब हमारी उत्पत्ति हुई है, यानी कि जनक के बीच में जब संकरण होता है तब संतति उत्पन्न होती है। क्लियर। आगे बात समझ में, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस इंग्लिश में। अब देखिए ये तो मेंडल का परिचय हो गया, इन्होंने जो नियम दिए थे वो हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन सा पौधा लिया था, क्या बताया था मैंने,
उद्यान मटर का मतलब है जो हम लोग घरों में काम में लेते हैं, जो मटर खाते हैं ना गोल गोल वाले हरे हरे दाने, तो वो जो मटर है वो उद्यान मटर का पौधा कहलाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सैटाइवम। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, आप अगले जो चैप्टर्स पढ़ोगे उनमें भी आएगा और इसमें भी पूछा जाता है उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, या ये कहा जा सकता है उस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए जिसका प्रयोग मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए किया था, या अपने प्रयोग के अध्ययन के लिए किया था। तो बेटा ये रहा उसका नाम। ठीक है, अब चाहे कंपटीशन एग्जाम में आए, जनरल साइंस में, चाहे इसमें आए, लेकिन आना जरूर होता है ये क्वेश्चन। आगे अब बात करते हैं हम कि इसने इसी मटर के पौधे को क्यों लिया, क्या कारण था कि इन्होंने मटर का ही पौधा लिया, गाजर क्यों नहीं ली, या मूली क्यों नहीं ली, या बैंगन का पौधा क्यों नहीं लिया, या कोई और चना वगैरह क्यों नहीं लिया, गेहूं क्यों नहीं लिया, वो कारण क्या था इसका। तो अगर हम बात करें तो मटर के पौधे के चयन के कारण, मटर के चयन का कारण कि मटर का पौधा ही क्यों लिया। ठीक है, तो आप जरा इसको एक बार नोट कर ले, ये नियम पहले। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि इसके मटर के पौधे के चयन के कारण क्या क्या थे। तो बेटा पहली बात ये थी कि ये मटर का पौधा 1 वर्षीय है। क्या है? 1 वर्षीय पौधा है। अब 1 वर्ष का ये मतलब नहीं है कि वो पूरा का पूरा 1 साल भर लगातार चले, उसका जो टाइम पीरियड है वो एक बार, यानी एक बार की फसल है, पूरे साल में वो एक ही बार फसल होती है, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है 3 महीने 4 महीने का, वो ठीक है, वो होता है 1 वर्षीय पौधा है। अब ये 1 वर्षीय पौधा है, इसलिए इसके अंदर जो इसकी जो भी संतति है, अध्ययन एवं विभिन्नता, एक इस समय में यानी 1 वर्ष के अंदर, यानी इसका जो टाइम पीरियड है 4 साल 5 साल 4 महीने 5 महीने का, इस पीरियड के अंदर ये क्या दे सकती है, बहुत ही आसानी से अलग अलग तरह की संतति दे सकती है। ठीक है, और इसके अंदर हम उनका अध्ययन भी कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन यानी कि अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, विभिन्नताएं मिलती हैं। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी है, द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी का मतलब क्या है? नर और मादा दोनों की ही गुण रखता है। बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों ही पाए जाते हैं, नर भी होता है और मादा भी होती है। ठीक है, होने के कारण स्वपरागण द्वारा क्या हो सकता है? संतति उत्पन्न की जा, संतति प्राप्त कर सकते हैं, जो शुद्ध या समयुग्मजी हो। याद रखिएगा इस शब्द को, समयुग्मजी शब्द को, मैं आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है, तीसरा इसका कारण है कि इसमें विपुंसन विधि द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन विधि द्वारा, कृत्रिम परागण संभव है। ठीक है, इसमें हम कृत्रिम रूप से भी क्या कर सकते हैं? परागण करवा सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जो संतति है वो उत्पन्न की जा सकती है। आगे अब इसी के आधार पर हम एक बात करेंगे
कि इसका जो चौथा अध्याय, चौथा जो पॉइंट है इसका, मटर के पौधे के चयन का जो चौथा पॉइंट है, इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल के आधार पर आप देखोगे कि मटर के पौधे में, एक मटर के पौधे में इसने 7 प्रकार के गुण देखे थे। कितने? 7 प्रकार के गुण यानी कि लक्षण देखे थे। उन लक्षणों के आधार पर इसने कुछ प्रभावी लिए थे तो कुछ अप्रभावी लिए थे। अब प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं? तो बेटा प्रभावी लक्षण का मतलब है, अब जैसे देखो आप हो, ठीक है, आपकी आंखों का कलर अभी काला है। अब आपकी आंखों का कलर आपका काला है और मम्मी पापा में से किसी एक की आंखों का कलर ब्लैक है यानी कि काला है, तो यानी कि आप में वो लक्षण दिखाई दे रहा है। आप उनकी प्रथम पीढ़ी हो, आप में वो लक्षण दिख रहा है यानी कि आपके अंदर वो लक्षण प्रभावी। परंतु यदि किसी की मम्मी की आंखों का कलर मान लीजिए नीला है और फादर की आंखों का कलर काला है, अब बच्चे में नीली आंखें दिखाई दे रही है लेकिन काली आंखों का कलर तो है, कैरेक्टर तो है, लक्षण तो उसमें है, पर वो लक्षण वहाँ पर क्या हो गया? छुप गया। वो लक्षण वहाँ पर छुप गया है, और जब वो लक्षण बेटा छुप गया तो उसको अपन बोलेंगे अप्रभाव, यानी उस लक्षण का आप कर यानी कि प्रथम पीढ़ी में कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो सारा मामला चलता है ना लक्षणों का, वो चलता है गुणसूत्रों के आधार पर। अब ह्यूमंस में यानी कि मानव जो है उनमें गुणसूत्र होते हैं टोटल 46, 44 एक जैसे होता है, बाकी 2 होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं कुल मिला के बात करें तो। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पर जो इन्होंने 7 जो लक्षण देखे थे, जो गुण देखे थे, उन गुण को मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसको नोट कर ले तीनों नियम को फटाफट। और मेरे ये फिजिकल बोर्ड पर है, लेकिन यदि किसी को समस्या हो कि सर हमें बोर्ड पर नहीं मिल रहे, तो हमें हैंड रिटन नोट्स की फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड होगी? तो आपको हैंड रिटन नोट्स की फैसिलिटी जो प्रोवाइड होगी बेटा वो इसी आश्रम की ऐप से होगी। ठीक है, तो इसी आश्रम के ऐप के माध्यम को आप क्या करें, अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, उसको सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के थ्रू आप क्या ले सकते हैं? मेरे फिजिकल नोट्स यानी कि जो इस चैप्टर के फिजिकल नोट्स है, टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है वो सारा आपको इसी ऐप पर मिलेगा। ओके, चले तो आप पहले इसको नोट कर लें फटाफट से। चलिए फिर मैं टेबल बना देता हूँ। हो गया बेटा? चले चलिए देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जैसे अपने क्रम संख्या। ठीक है, पादप के लक्षण। तो पादप के लक्षण कौन कौन से थे, अब उसमें से कौन से प्रभावी रहे कौन से नहीं रहे वो देखेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहला अगर हम बात करें तो उसकी ऊंचाई, दूसरी हम बात करें तो उसकी क्या होगी, फली की आकृति, परिपक्व, परिपक्व फली की आकृति, फिर अपरिपक्व फली का रंग, फिर बीज की आकृति, बीज होता है ना, फिर बीज का रंग, फिर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास में इसका टॉपिक है। अब देखो पहले ये 5 पॉइंट देख लेते हैं। ये ज़्यादातर सामान्य आपके जो आप तीसरा नियम जो पढ़ोगे, यहाँ पे पुष्प का क्या होगा, उसकी स्थिति और उसका रंग।
यहाँ पर फूलों के बारे में भी हम देखेंगे। तो पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। अब इनमें से प्रभावी कौन से होंगे और अप्रभावी कौन कौन से होंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे बेटा पहले। तो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं प्रभावी लक्षण की। किसकी? प्रभावी लक्षण, यानी कि जो लक्षण हमें प्रथम पीढ़ी में दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिख रहे हैं वो सारे प्रभावी हम यहाँ देखेंगे। तो पहला जो प्रभावी था, इसमें जो ऊंचाई थी वो सारे क्या थे? ऊंचाई के हिसाब से सारे लंबे थे। सारे पादप प्रथम पीढ़ी के क्या थे? लंबे थे। आगे बेटा बात समझ में। फिर है परिपक्व फली की आकृति। अब क्या था? परिपक्व फली की आकृति, यानी कि जिस फली के अंदर मटर पूरी तरह से पक चुके थे, ठीक है, यानी कि वो मटर हम छील के खा सकते हैं, तो वो उसकी जो आकृति थी वो क्या थी बेटा? मोटी, यानी कि फूली हुई। अगर अपन माने तो मोटी को चाहे फूली हुई को, ठीक है। फिर अब अपरिपक्व, यानी कि अगर मान लो कोई फली, जो मटर का, जो अपन मटर जहाँ से छीलते हैं उसको अपन बोलते हैं फली, ठीक है। अब वो फली यदि अपरिपक्व यानी कि कच्ची है, तो उसका रंग क्या था? हरा। क्या रंग था? हरा। अब अगर उसका बीज अच्छा है, यानी कि वो पूरी तरह से पक चुका है, तो उस बीज का जो आकृति है, उस बीज की जो आकृति होगी वो क्या होगी? गोल होगी। देखिए गोल, बिल्कुल एकदम बॉल, आपने कंचे की तरह, कंचे देखे होंगे आप लोगों ने, बिल्कुल उसी की तरह से होगी। फिर अगर हम बात करें तो बीज का जो रंग है, अगर बीज के रंग की हम बात करें तो यहाँ पर बेटा बीज का जो रंग होगा ना वो क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें किसकी बात करें अब हम? पुष्प की स्थिति की। तो यहाँ पर जो पुष्प की स्थिति होगी वो होगी कक्षीय, यानी कि एक्सिल पर रहेगी। कहाँ पर रहेगी? एक्सिल पर। और पुष्प का जो रंग है, अब हम बात करते हैं इसके पुष्प के रंग की तरफ। अगर बात करें तो यहाँ पर जो पुष्प का रंग होगा, जो प्रभावी है, जो प्रथम पीढ़ी में हमें दिखेगा, वो होता है बेटा बैंगनी। क्या है? बैंगनी। अब ये लक्षण याद है, ये लक्षण याद है, ये सारे प्रभावी, यानी कि ये प्रथम पीढ़ी में आपको दिखाई देंगे। किस में दिखाई देंगे? प्रथम पीढ़ी में दिखाई देंगे। ये लक्षण जो हमें दिखेंगे वो सारे प्रभावी लक्षण हैं। अब बात करते हैं हम अप्रभावी लक्षण की। किसकी? अप्रभावी लक्षण की। यदि हम बात करें कि अप्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं इसमें, तो सबसे पहली बात करते हैं हम ऊंचाई की। यानी कि ऊंचाई में देखो, अब जब संकरण हुआ है तो दो पौधों के मध्य होता है एक पौधा जो इससे बिल्कुल ही अलग क्या है? गुण धर्म का है, उसमें और इसमें क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में, यानी कि दोनों जनक पीढ़ियां अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है, लेकिन हमें उत्पन्न क्या क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी में ये दिखा। अब दूसरी पीढ़ी की यदि हम बात करें तो बेटा इसकी ऊंचाई क्या हो गई? ये हो गया बौना, यानी कि इसमें से एक पौधा ऐसा था जिसकी ऊंचाई कम थी, तो दूसरे की ऊंचाई बेटा क्या थी? ज्यादा ऊंचाई पर था। दूसरा क्या था? ज्यादा ऊंचाई पर था, ठीक है। अगली बात समझ में। फिर इसके बाद में हम बात करें कि फली, जो परिपक्व फली है, यानी कि अगर वो फली अच्छी, आप मटर के पौधे छीलते हो, मटर छीलते हो, तो उसमें कुछ फलियां होती है जो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन कुछ होती है एकदम फ्लैट होती है, यानी कि वो संकीर्णित होती है, संकीर्त होती है, यानी कि सिकड़ी हुई सी होती है, एकदम पतली सी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम अपरिपक्व फली का रंग देखें तो रंग होता है बेटा इसमें पीला। क्या रंग होगा? पीला। बीज की आकृति क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी झुर्रीदार, ठीक है। अब देखो इसमें रंग आपको सिर्फ दो मिल रहे हैं, बीज और फली में। बीज का रंग पीला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा? हरा, यानी वो मटर कच्चे हैं, ठीक है। हरे रंग के जो मटर होते हैं वो
होते हैं, लेकिन वो थोड़े से अपरिपक्व, यानी कि वो दूसरी पीढ़ी से हमें मिलता है। फिर पुष्प, आप बात करें पुष्प की स्थिति की, तो पुष्प की जो स्थिति होती है वो होती है बेटा अग्रस्त, यानी कि आगे की तरफ, उस पौधे पर आगे की तरफ लगे हुए होते हैं, बिल्कुल उस शाखा के एकदम आगे लगे हुए होते हैं। एक तो कक्षीय होता है, यानी कि वो बीच में होता है, और एक होता है बिल्कुल अग्रस्त पार्ट पर। फिर हम बात करें बैंगनी रंग का था, तो इसमें अप्रभावी रंग क्या है, वो है सफ़ेद। क्या है, अप्रभावी रंग सफ़ेद है, वो अप्रभावी। अब मुझे ये बताओ, इसमें क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 7 क्वेश्चन नहीं 14 क्वेश्चन दूंगा। पहला, जब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण की ऊंचाई क्या थी, लंबी, तो अप्रभावी रहा बोना। अब मैं बात कर लूँ, उसमें जो पुष्प का रंग था वो बैंगनी था। कौन सा लक्षण है ये, बैंगनी कलर, प्रभावी है। और इसमें अप्रभावी लक्षण क्या है, सफ़ेद। ठीक है, बीज की आकृति कौन सी है, गोल है, तो यहाँ पर अप्रभावी लक्षण क्या था, झुर्रीदार होगा। अपरिपक्व फली का रंग क्या है बेटा, हरा है, तो यहाँ पर क्या था, पीला है। फिर परिपक्व फली की आकृति कैसी है, यहाँ पर मोटी है, तो यहाँ पर अप्रभावी क्या रहा, कौन सा, संकीर्णित रहा। तो ये 7 जो पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स उस मटर के चयन का, जब उन्होंने मटर का चयन लिया तो ये 7 प्रकार के उन्होंने लक्षण वहाँ देखे, क्योंकि इन्हें 7 वैरायटी मिली है। क्या मिली है, 2 पौधों में अलग अलग 7 वैरायटी मिली। अब 7 वैरायटी से ये क्या कर सकते हैं, अपने नए पौधों को जल्दी से क्या कर सकते हैं बेटा, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली बात करेंगे कि इसके सफलता के क्या कारण रहे, जो मेंडल सफल हुए, वरना असफल भी हो सकते थे, लेकिन ये सफल हुए अपने कारण में, तो क्यों हुए उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि इस शब्द में, यानी कि इस आनुवंशिकी में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जिसको हम क्या पढ़े। जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था, समयुग्मजी। ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जीन का उत्पन्न कैसे हुआ, जीन की उत्पत्ति। फिर इन जो 3 नियम हमने मेंडलवाद में जो 3 नियम पढ़े थे, कौन कौन से थे, पहला नियम प्रभाविता का, दूसरा नियम पृथक्करण का, और तीसरा नियम किसका, स्वतंत्र अपव्यूहन का। तो इन तीनों नियमों के बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन ये करेंगे हम अपने वीडियो में, यानी कि अपने अलग वीडियो में। कौन सा, इसी आश्रम ऐप पर, इसी पर मिलेगा। आपसे सबसे एक वापस इम्पॉर्टेंट सूचना शेयर कर रहा हूँ कि 15 सितंबर से मेरा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए तब तक थैंक यू। अगली बार में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक ओके।